हेलो, वेलकम टू प्रो विद्या। आई एम एडवोकेट जानवी। आज हम पढ़ेंगे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो हर एक क्लैट एस्पिरेंट और एक लॉ एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दी मोस्ट फेमस केस लॉ ऑफ एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। सोचिए, आप सुबह उठे और आपको पता चले आपसे आपका राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी आपसे ले लिया गया है सरकार ने। सेम कुछ ऐसा ही हुआ था इंदिरा गांधी जी के एरा में जब इमरजेंसी इम्पोज हुई थी। उन्होंने इनेक्ट करा था मीसा एक्ट, मेंटेनेंस फॉर इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट। इस एक्ट के दौरान बहुत सारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जो अपोजिशन के मेंबर्स थे, जर्नलिस्ट, जो एक्टिविस्ट थे, उनको जेल में डाल दिया गया था और उनके पास ना आर्टिकल 20 था अप्रोच करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ना ही पावर्स थी अंडर आर्टिकल 21 टू अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली ये बहुत ज्यादा ड्रैकोनियन डिटेंशन लॉ था। जब एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सबको ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो शिवकांत शुक्ला जी थे उनके फेवर में देगी, क्योंकि इनका भी अरेस्ट आर्बिटरी तरीके से हुआ था। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारे फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 20 सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी। इवन जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो डिटेंशन लॉ पर एप्लीकेबल नहीं होती। ये बहुत ज्यादा डार्क डिसीजन था। तो इसके बाद क्या हुआ था, आइए समझते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ओपिनियन ने ये डिसाइड करा था कि हाँ, ड्यूरिंग इमरजेंसी जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो सकते थे, लेकिन उस वक्त थे जस्टिस HR खन्ना जी। इन्होंने डिसेंडिंग ओपिनियन दिया था और इन्होंने ये कहा था that fundamental rights are not provided by constitution, they are inherent right जो हर एक ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए। सरकार को फंडामेंटल राइट लेने का कोई हक नहीं है। और जो इनका ओपिनियन था इससे ही इंस्पायर होके बाद में गवर्नमेंट ने इनेक्ट करा था, अमेंड करा था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इस अमेंडमेंट के थ्रू हमें ये पता चलता था दैट इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो हमारा आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस एंड आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन फॉर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये ड्यूरिंग द इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं हो सकती है, बिकॉज दे आर वेरी बेसिक फंडामेंटल राइट जो हर एक पर्सन को मिलने चाहिए। तो आया आपको समझ में एडीएम जबलपुर वाला केस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The most favorite case of all law aspirants and all lawyers, केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। जो केशवनंद भारती वाला केस था वो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हर एक किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में देखने को मिल जाता है। इवन इन योर सोशल स्टडीज बुक जिन्होंने लॉ नहीं भी पढ़ा होगा उनको ये केस के बारे में पता है। ये केस बेसिकली ब्रीथिंग केस है फॉर आवर डेमोक्रेसी। इसको डेमोक्रेसी का DNA भी कहा जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कॉन्स्टिट्यूशन का 24th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट। तो देखिए क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी का एरा था। अब जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था उसमें यह कहा गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती। उसकी जरूरत पड़ी थी क्योंकि देखिए जब भी आपको कुछ न्यू रिफॉर्म करने हो तो बार बार जब सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू लगा देती ये कहते हुए कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते और फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ सकते, तो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुके हुए थे। तो इसीलिए 24th अमेंडमेंट लाई थी। अब 24th अमेंडमेंट समझने से पहले आपको एक केस समझना होगा, IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बेसिकली जो IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। तो इससे अब गवर्नमेंट के हाथ रुक गए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती, इसी वजह से 24th अमेंडमेंट लाया गया। अब उसके तुरंत बाद 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाएगा।
अब जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था आपका आर्टिकल 31C। जो आर्टिकल 31C था वो ये कहता था कि गवर्नमेंट कभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए, क्या होते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो वेलफेयर की बात करता है, जो वेलफेयर लेजिस्लेशंस होते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करता है। जब गवर्नमेंट कुछ ऐसे वेलफेयर लेजिस्लेशन के लिए कोई लॉ बना रही है तो वो लॉ फंडामेंटल राइट के एम्बिट में नहीं आता है, और गवर्नमेंट उन लॉ को जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए बन रहे हैं उनको फंडामेंटल राइट के एम्बिट में लाके उनको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते। अब दिक्कत क्या थी, जो 25th अमेंडमेंट था ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी जुडिशियल रिव्यू की, वो पावर को कटेल कर रहा था। तो इतना समझ में आया 24th एंड 25th। अब समझते केशवन भारती। तो बेसिकली क्या हुआ था, केरला में लैंड रिफॉर्म्स लॉ लाए गए। अब ये 1961 के अराउंड की बात है। तो जो केरला में लैंड रिफॉर्म्स लॉ बेसिकली ये था कि जो लैंड ओनर्स है उनसे जमीन लेके गरीबों में बांटना, ठीक है। तो अब जो केशवानंद भारती, स्वामी केशवानंद भारती, ये मठ के स्वामी थे। जो इडिल मठ है वो बहुत फेमस मठ था केरला में। अब उनकी भी प्रॉपर्टी जा रही थी, तो केशवानंद भारती जी पहुंचे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, इवन राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन हो रहा है। तो ये जो केसेस, क्यों मैं इसको बहुत सेलिब्रेटेड केस कह रही हूँ, बिकॉज इस केस के बाद ही हमें पता चल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, कब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट कर सकती है, कौन सा अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो बेसिकली जो इशू थे केशवानंद भारती केस में, वो था डज पार्लियामेंट हैव अनलिमिटेड पावर, आई एम रिपीटिंग, अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। दूसरा इशू था कैन पार्लियामेंट टेक अवे और चेंज फंडामेंटल राइट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर देयर सम पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी अमेंडेड एट ऑल। तो इस केस में 13 जजेस बेंच थी, लार्जेस्ट बेंच इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। अभी जो 13 जज बेंच थी इसमें 7.7:6 से जजमेंट आया था। 7 जजेस ने ये कहा था कि यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन इट कैन अमेंड योर फंडामेंटल राइट, बट पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती है। बहुत वेहिमेंटली, बहुत क्लियर शब्दों में केशवानंद भारती जजमेंट में कहा था। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर सकती है, और पार्लियामेंट आपके पूरे फंडामेंटल राइट को स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती है, ठीक है। इवन आपको बहुत बार कंफ्यूजन होता है क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इस केस में बार बार ये कहा था कि यस, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन 1973 13 judge bench gave 7:6 verdict. The court held that parliament can amend the constitution but cannot change its basic structure. इवन कोर्ट में इस केस में कहा था कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो वैलिड है, लेकिन जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके कुछ पार्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया था। ये कहते हैं वो इनवैलिड है। क्यों? बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को कटेल कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जजमेंट, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए अरुणा शानबाग वाले केस। जो अरुणा शानबाग वाले केस था ना, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग इसके फैक्ट है। तो जो अरुणा शानबाग जी थी, ये एक नर्स थी मुंबई के हॉस्पिटल में। इनके साथ बहुत गंभीर रूप से सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। इनको स्ट्रेंगुलेट करा गया था, जो डॉग चेन थे उससे, जो वार्ड बॉय था ना उसने। अब इतना भयानक उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। उनकी
बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया था, इसकी वजह से वो कोमा में चली गई थी, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में। अब पहली बार इस केस के बाद जो नर्सेस थी ना वो प्रोटेस्ट में आई थी इंडिया में, ये कहते हुए कि नर्सेस की सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज नर्सेस की जो ड्यूटी होती है मोस्टली नाइट ड्यूटीज होती है, बहुत डिफिकल्ट वर्किंग आवर्स होते हैं, तो एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेक श्योर करने के लिए कि नर्सेस को प्रॉपर सेफ्टी मिले। तो अब अरुणा शानबाग हॉस्पिटल में 37 ईयर तक बेड पे रही थी और उनकी पूरी केयर करी थी जो हॉस्पिटल की थी नर्सेस थी उन्होंने। अब क्या हुआ था, एक जर्नलिस्ट थी पिनाकी जी, 2011 में वो अरुणा जी से मिलने गई थी। उनसे अरुणा जी की हालत देखी नहीं गई थी क्योंकि अरुणा परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी, ना वो बोल सकती थी, ना वो देख सकती थी, ना वो चल सकती थी, मतलब वो सिर्फ एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जिंदा थी, उनकी बॉडी जिंदा नहीं थी, उनको जिंदा रखा जा रहा था। तो पिनाकी जी ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल कर, ये कहते हुए पेटिशन फाइल करी, सुप्रीम कोर्ट अरुणा शानबाग जी को पैसिव यूथनेशिया की परमिशन दे दे, ये परमिशन दे दे कि वो डिग्निफाइड मैनर में उनकी डेथ हो सके। तो ये जो राइट टू डाई का कॉन्सेप्ट है ना, ये इंडिया में नया नहीं थे, बार बार इसको डिफरेंट केसेस में डिस्कस करा था। जो हमारा पी रथिनम वर्सेस ज्ञान कौर वाला केस था, तो जो पी रथिनम वाला केस था ना 1994 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ राइट टू डाई इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ, मतलब मरने का हक हर एक इंसान के पास होता है डिग्निफाइड वे में। लेकिन जो ज्ञान कौर था ना, इन्होंने डिसेंडिंग ओपिनियन दिया था, इन्होंने कहा था इस केस में कि नहीं, राइट टू डाई डज नॉट इंक्लूड इन राइट टू लाइफ। लेकिन जो अरुणा शानबाग वाला केस था 2011 वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा था कि हाँ पैसिव यूथनेशिया भारत में होना चाहिए। लेकिन अरुणा शानबाग जी की डेथ पैसिव यूथनेशिया से नहीं हुई थी, उनको निमोनिया से उनकी डेथ हुई थी अराउंड 2015। उनके केस में पैसिव यूथनेशिया की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए नहीं दी, जो नर्सेस थी उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि उनको अरुणा जी की और देखभाल करनी है, जितने सालों से करती हुई आ रही है, उन्हें नहीं अरुणा जी को मानना है पैसिव यूथनेशिया से। ठीक है, अब आती 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अब जो कॉमन कॉज है ये बेसिकली एनजीओ था, ठीक है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करी कि सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर शब्दों में कह दे कि भारत में पैसिव यूथनेशिया अलाउ है, क्योंकि जो अरुणा शानबाग जी के केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा था और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन लेट डाउन करी थी किसी को पैसिव यूथनेशिया देना हो। कहा था कि आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रॉपर मेडिकल एसोसिएशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो कॉमन कॉज वाला केस था, इसमें पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं पैसिव यूथनेशिया कंप्लीटली अलाउ है इंडिया में, और एक लिविंग विल का कॉन्सेप्ट भी आ गया। अब लिविंग विल क्या होता है, जो पेशेंट मरने से पहले कब अपने लिविंग विल में ये लिख के चले जाए कि कभी मैं कल को ऐसी कंडीशन में पहुंचता हूं, मैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में, मतलब मेरी बॉडी ना मूव कर सकती, ना मैं देख सकता हूँ, ना बोल सकता हूँ, मतलब सिर्फ मुझे मशीन जिंदा रख रही है, तो मेरी मृत्यु कर दी जाए बाय फैमिली और डॉक्टर्स, ठीक है। और जो बाद में इवन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो फिर से इस केस में डिस्कशन किया था, जो लिविंग विल की कंडीशन थी, जो बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस है, उनको भी रिड्यूस कर दिया गया था। अब हुआ क्या था, देखो सबसे पहले आपको डिफरेंस समझना होगा पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया में। जो कॉमन कॉज वाला केस था, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कहा था कि भारत में सिर्फ और सिर्फ पैसिव यूथनेशिया अलाउ है, एक्टिव यूथनेशिया नहीं अलाउ है। देखिए पैसिव यूथनेशिया होता है कि जब लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम से सिर्फ पेशेंट को हटाना, कभी वो वेंटिलेटर पर जिंदा है तो वेंटिलेटर का स्विच बंद कर देना। लेकिन एक्टिव यूथनेशिया में हम एक्सटर्नल कोई ड्रग उसकी बॉडी में इंसर्ट करते हैं फॉर कॉजिंग डेथ, ठीक है। एक्टिव यूथनेशिया इज कल्पेबल होमिसाइड, पैसिव यूथनेशिया इज नॉट। आया समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बिकॉज आप सोचो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इंक्लूड इन राइट टू लाइफ, क्योंकि आप जब लाइफ की डेफिनेशन समझोगे एज पर आर्टिकल 21, सिर्फ सांस लेना लाइफ नहीं है, ठीक है, सिर्फ खाना पीना लाइफ नहीं, लेकिन डिग्निफाइड मैनर में जिंदा रहना भी लाइफ है। क्या वो पेशेंट जो सालों से हॉस्पिटल्स के बेड पर है, क्या वो डिग्निफाइड लाइफ जी पा रहे हैं? उनको सिर्फ मशीन ने जिंदा रख के रखा है, वो सिर्फ सांसें ले रहे, क्या उनकी बॉडी
कुछ मूव कर पा रही है, तो इसी वजह से हेल्ड करा था दैट राइट टू डाई with dignity includes in right to life and personal liberty under ambit of article 21 of the constitution। आइए बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल करी थी, इस पर एक मूवी भी बनी है, सुष्मिता जी ने उनमें रोल करा है। तो सोशल एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी इस पेटिशन में हिस्सा था। तो क्या हुआ था, जो ट्रांसजेंडर्स थे उनकी इंडिया में कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं था। सोचो, हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट ही नहीं था थर्ड जेंडर का। 2019 में लॉ बना था, हमारे पास सिर्फ 2 जेंडर थे, मेल एंड फीमेल। अब सिर्फ 2 जेंडर थे, तो जो ट्रांसजेंडर थे उनके पास से सीधे सीधे उनसे उनका राइट टू एजुकेशन ले लिया गया, उनको कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था क्योंकि उनकी आइडेंटिटी का कोई कहीं पर भी रिकॉग्निशन नहीं था। सोचो, उनके पास राइट टू वोट नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो प्लेस, 2 ही कॉलम रहते थे हर एक सरकारी फॉर्म में, मेल फीमेल, देयर इज नो थर्ड कॉलम ऑफ अदर जेंडर। ठीक है, तो इस केस में फुल मेजॉरिटी से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था that transgender person are legally recognized at third gender। इसके बाद गवर्नमेंट ने लॉ भी इनेक्ट करा था इस केस के बाद, और लॉ का नाम था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ये बहुत ही अच्छा सोशल रिफॉर्म था फ्रॉम द साइड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो आज से 50 साल पहले हो जाना था, वो इतनी लेट हुआ, लेकिन ठीक है, finally now transgenders are recognized as third gender in our country। तो जो आज की सीरीज में जो हमारा लास्ट केस थे वो जस्टिस केस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो जस्टिस केस पुत्तास्वामी थे उन्होंने 91 ईयर की एज में पेटिशन फाइल करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बिफोर, ये कहते हुए कि राइट टू प्रिवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है और इंक्लूड होना चाहिए आर्टिकल 21 की एम्बिट में। सोचो, कभी इवन इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की डिस्कशन नहीं हुई थी, इवन प्राइवेट ओनर्स जो आपके राइट टू प्रिवेसी ब्रिज कर रहे हैं, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आपने नॉर्मली कुछ सर्च करा, आपका डेटा तुरंत उस कंपनी ने ले लिया विदाउट योर परमिशन, ये सीधा सीधा आपके राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन हुआ है। हम टेक वर्ल्ड में रह रहे, तो प्रिवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि यस, राइट टू प्रिवेसी हमारे फंडामेंटल राइट में इंक्लूड होता है। बार बार पहले भी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ था राइट टू प्रिवेसी का, जो मेनका गांधी और जो पीयूष ये इंडिया वाला केस था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहा था कि हाँ, राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट होना चाहिए आर्टिकल 21 में। तो इसलिए आपने देखा होगा 2017 के बाद इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस हुए, बाद में वो एक्ट बना। अब आप जब भी किसी वेबसाइट पर जाते हो तो एटलीस्ट आपसे पूछा जाता है कि आप कुकीज को एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो। जब आप कुकीज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप सर्टेन परमिशन दे देते हो वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उनको। अब क्या हुआ था, इसमें और भी कुछ चीजें ऑब्जर्व करी थी सुप्रीम कोर्ट ने। जो राइट टू प्रिवेसी है ना, ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। जब भी मैं टर्म एब्सोल्यूट यूज कर रही हूँ मतलब एक्सेप्शंस है, मतलब आपका राइट टू प्रिवेसी गवर्नमेंट कर्टेल कर सकती है, लेकिन कब? जब वो ट्रिपल टेस्ट पे खरा उतरे, मतलब वो ऐसा रेस्ट्रिक्शन जो लीगल रेस्ट्रिक्शन हो, जो लेजिटिमेट हो और जो प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल्स पे खरा उतरे। फॉर एग्जाम्पल, जो आधार स्कीम थी, अब बेसिकली जो केस पुत्तास्वामी केस था ना, ये आधार केस ही था। इसमें क्या हुआ था, जो आधार स्कीम थी गवर्नमेंट की, उसको चैलेंज किया गया था। जो गवर्नमेंट हमारे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवा रही थी आधार कार्ड से, तो केस पुत्तास्वामी जी का ये ओपिनियन था ये वायलेशन है हमारे प्रिवेसी का। ठीक है, बाद में कोर्ट ने ये हेल्ड करा था नहीं, आधार स्कीम जरूरी है इंडिया के लिए, इसलिए वो वायलेट नहीं करता है आपके राइट टू प्रिवेसी। लेकिन ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट बन गया था। पहली बार इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ये डायरेक्टली कहा था दैट राइट टू प्रिवेसी इज आवर फंडामेंटल राइट्स। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर लैंडमार्क जजमेंट।